नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करती हूँ होप यू ऑल आर वेरी गुड। सभी के सभी बच्चे एकदम बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त, बेहतरीन, बिंदास, शानदार होंगे। और बाहर जो मौसम है वो कल रात से ही, क्या कल शाम से ही समझ लीजिएगा, बारिश कंटिन्यू हो रही है और पूरी रात बारिश हुई है। और अभी भी 1 घंटे से तो हम भी देख रहे हैं बहुत तकड़ी बारिश हो रही है। और मौसम जो है बस पता नहीं अब क्या करके रहेगा। खैर, हम लोग गर्मी गर्मी चिल्लाते हैं और गर्मी जो है उसके बाद बारिश का मौसम आता ही है। मॉनसून भी आ चुका है, तो अब लौटते हुए मॉनसून में भारत में बारिश होती है, तो वही अपना असर दिखा रहा है। तो फिलहाल सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग, प्यारी सी सुबह का नमस्कार। नाश्ता पानी कर लिया होगा क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा है बाहर, तो आपने चाय पकौड़ी जरूर खाई होंगी, ठीक है, और एनर्जी से आप लोग भरे हुए होंगे। तो चलिए इस एनर्जी वाली क्लास को, या इस मौसम, अच्छे मौसम वाली क्लास को और अच्छा बनाते हैं। जल्दी से आप लोग आ जाएं क्लास के साथ, फिर उसके बाद हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को प्रणाम। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही होगी और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मेरे पास पहुंच रहे हैं, है ना। पुष्पांजलि, प्रिया, शिवानी, राहुल, ललित, खुशी, इन सबके कमेंट आ रहे हैं, प्रदीप, प्रतिमा, सबके आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो भाई चैप्टर को शुरू करते हैं और आज एक नए चैप्टर के साथ चीजें शुरू होंगी जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। क्लियर? तो बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां से बहुत इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पेपर में आते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो भाई बात करते हैं हम किसकी? प्रजनन तंत्र की। एक ऐसा सिस्टम जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे लेवल पर यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और काफी सारे बनते हैं, ठीक है। और चलिए, इंपॉर्टेंट है काफी, तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। इस सिस्टम में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैम प्रजनन क्या होता है। तो भाई जब भी हम लिविंग्स की बात करते हैं, जब कभी भी हम सजीवों की बात करते हैं, तो सजीव जो होते हैं बेटा, क्लियर है ना, जो सजीव होते हैं आप लोगों के, लिविंग्स जो होते हैं, वो बेसिकली आपको पता है उनकी एक स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही होती है कि ये क्या करते हैं बेटा? ये जनन करते हैं, प्रजनन करते हैं। इस पृथ्वी पर हर कोई सजीव अपनी संतान उत्पन्न करेगा, चाहे वो किसी भी मेथड से करे। वो मेथड अभी मैं आपको बताऊंगी। तो जब हमने बात करी इसकी, तो ये एक निर्जीव है, ये अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ये प्रजनन नहीं कर सकता। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी? सजीवों की, लिविंग्स की, तो लिविंग्स का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, एक स्पेसिफिक, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है जो है प्रजनन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि मैम प्रजनन होता क्या है। ये हमसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अच्छा, एक बात सुनना, इस शब्द को एक बार देखो, इस शब्द को एक बार सुनो, पढ़ो। तो भाई इस शब्द में आपको क्या आ रहा है? रिप्रोडक्शन। मतलब कि री का मतलब दोबारा से, प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न होना, मतलब रिप्रोडक्शन दोबारा से उत्पन्न होना। यानी हर जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। जैसे इंसान का बच्चा इंसान के जैसा होता है, ठीक है। डॉगी का बच्चा डॉगी के जैसा होता है, क्लियर है ना। अब देखो, है ना, अब देखो, डॉगी का बच्चा डॉगी के जैसा, आम का बच्चा आम के जैसा, नीम का बच्चा नीम के जैसा, गाय का बछड़ा गाय के जैसा, शेर का बच्चा शेर के जैसा। तो हर इंसान अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन करता है। इसी को कहते हैं प्रजनन। तो बताओगे कि जीवों द्वारा अपने जैसी, जीवों द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करना, अपने जैसी संतान उत्पन्न करने का गुण, ठीक है। संतान उत्पन्न करने का गुण, या करना लिख लीजिए सीधा, क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है, ठीक है, प्रजनन कहलाता है। तो आपको ये पॉइंट स्टेटमेंट में आ जाता है कि जीवों की वो प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। तो यहां पर बताओगे कि प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन कहेंगे, तो आप बताओगे प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑफ स्प्रिंग। सेम काइंड मतलब अपने जैसी,
सेम काइंड ऑफ ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, संतान, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ स्प्रिंग बाय ऑर्गेनिज्म, बाय ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव, ठीक है, इज नोन एज रिप्रोडक्शन, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो इसी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। तो ये चीजें आप लोगों को एग्जामिनेशन में आ सकती हैं बेटा। क्लियर? बताओ, अब यहां पर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? तो प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसी संतान उत्पन्न करने का जो गुण होता है उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। अब देखो, प्रजनन की क्रिया दो तरीके से होती है। इस पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सजीव है, दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग बाय टू मेथड। ये दो विधियों से अपने क्या कर सकते हैं? बच्चों को, अपनी संतान को पैदा कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग लिखते हैं प्रजनन के प्रकार, कि भाई प्रजनन कितने प्रकार से हो सकता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन मेथड होता है, ये कितने तरीके से होता है भाई? दो तरीके से। कौन कौन से दो मेथड हैं? ये आपको एग्जामिनेशन में आते हैं कि प्रजनन की कितनी विधियां हैं, प्रजनन कितने प्रकार से होता है, या जीव, पृथ्वी पर उपस्थित जीव कितने प्रकार से अपने जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन दो प्रकार का होता है, दो तरीके से होता है। क्लियर? कौन कौन सा होता है बेटा? बहुत बढ़िया, बच्चे बता रहे हैं कि एक होता है भाई अलैंगिक जनन। आपको क्वेश्चन आता है यहां से और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं। अलैंगिक जनन, जिसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो एक तो हो जाता है असेक्सुअल, क्लियर, असेक्सुअल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। और एक हो जाता है दोस्तों लैंगिक जनन, एक हो जाता है लैंगिक जनन, जिसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक लैंगिक जनन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? तो ये भी आपको एग्जामिनेशन में आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों से आपको क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोनों के बारे में बात करते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो पहला पॉइंट यहां पर अलैंगिक जनन में जब हम लोग संतान उत्पन्न करेंगे या कोई भी जीव संतान उत्पन्न करेगा, यहां पर अपने ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, तो उसे मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होगी। यानी कि सिंगल जो आप लोगों का जीव होता है, ठीक है, सिंगल जीव ही क्या कर सकता है? संतान उत्पन्न कर सकता है। तो लिखेंगे यहां पर कि एकल जीव, यानी अकेला ही एकल जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। ये स्टेटमेंट आएगा पेपर में, ठीक है। एकल जीव क्या कर सकता है? संतान उत्पन्न कर सकता है। तो ये पूछा जाता है कि किस प्रकार के जनन में एकल जीव संतान उत्पन्न कर सकता है? सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस्ड, सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस्ड देयर ऑफस्प्रिंग। क्लियर? तो क्या हो सकता है बेटा? सिंगल ऑर्गेनिज्म ही संतान उत्पन्न कर सकता है। क्लियर? सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस्ड देयर ऑफस्प्रिंग। तो यहां पर आपको याद रखना है कि एकल जीव ही अपनी संतान उत्पन्न कर सकता है। किसमें? आपने बताया असेक्सुअल में। कैसे? अब देखो, एक बात बताओ, जब हम इंसानों के अंदर जनन की क्रिया होती है या जब हम इंसानों में शादियां होती हैं, तो एक लड़का होता है, एक लड़की, उनकी शादियां होती हैं, फिर वो ही जाकर अपना परिवार बनाते हैं। यानी जब हम पैदा हुए तो हमारे पापा भी हैं, हमारी मम्मी भी है, हमारे पापा और मम्मी दोनों हमें मिलकर पालते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं। क्लियर? तो हम जो बच्चे हैं, वो हम बच्चे जो हैं वो किससे बने हैं? पापा और मम्मी दोनों से बने हैं। तो दैट्स मीन यहां पर आपको दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होगी, मेल एंड फीमेल, पापा और मम्मी। लेकिन यहां पर एकल और एक ही जीव, यहां पर एकल जीव ही क्या करेगा? जो संतान है उसको उत्पन्न कर सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि एक तरीके से हम बता सकते हैं अमीबा। अमीबा जो होता है वो अकेला ही अमीबा दोनों की तरह काम करता है, मेल फीमेल दोनों की तरह। मतलब एक अकेला अमीबा ही नए अमीबा को जन्म दे सकता है। तो अभी वो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो ये चीज मैंने समझाने के लिए बताई कि यह सिंगल ऑर्गेनिज्म ही क्या कर सकता है? अपनी संतान उत्पन्न कर सकता है। अब जैसे हम डॉगी में देखें, डॉगी, एक मेल डॉगी होता है, एक फीमेल डॉगी,
है ना, दोनों आपस में मैटिंग करते हैं और दोनों से फिर एक क्या होता है, प्यारा सा पपी पैदा होता है। तो वहां पर दो ऑर्गेनिज्म चाहिए, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है, मेल और फीमेल नहीं चाहिए, सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, अपनी संतान उत्पन्न। यहां पर क्या होगा, यहां पर आप लोग बताओगे कि दो जीव मिलकर, दो जीव, ठीक है, मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, दो जीव मिलकर। अब क्या होगा, यहां पर दो जीव मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं। तो जहां पर दो जीव मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लैंगिक जनन। क्लियर। तो यहां पर बताओगे टू ऑर्गेनिज्म, टू ऑर्गेनिज्म, टू ऑर्गेनिज्म टुगेदर, टुगेदर प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग। क्लियर। यहां पर क्या होगा कि दो जीव मिलकर क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये दो जीव कौन से होंगे, ये दो जीव होंगे, एक मेल एक फीमेल, एक मदर और एक फादर। क्लियर। तो चलो इस बारे में भी लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड यहां पर टू ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट यहां पर क्या होगा, सेक्सुअल और असेक्सुअल के बारे में। तो दूसरा पॉइंट है कि युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर क्या नहीं होता दोस्त, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। अब आपको पूछेगा कि युग्मक कौन होते हैं, तो युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। किस प्रकार के जनन में युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, आप बताओगे नो नीड ऑफ गैमेट्स। यहां पर गैमेट्स की जरूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ गैमेट्स। मैम गैमेट्स क्या होते हैं, तो बेटा गैमेट्स होते हैं आप लोगों के मेल गैमेट फीमेल गैमेट। वही जैसे मैंने बताया मम्मी और पापा, पापा को मेल कहते हैं और मम्मी को फीमेल कहते हैं। तो यहां पर पापा में शुक्राणु और मम्मी के अंदर अंडाणु। तो शुक्राणु अंडाणु जो होते हैं उनकी जरूरत यहां पर नहीं होती है ना, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट आएगा कि इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देयर इज नो नीड ऑफ गैमेट्स। किस प्रकार के जनन में युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन दे देगा सेक्सुअल, असेक्सुअल, वेजिटेटिव, है ना, या आपको एक तरीके से और ऑप्शन बना बना कर दे देगा। तो आप लोगों को याद रखना अलैंगिक जनन में युग्मकों की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर बात करेंगे कि युग्मकों की आवश्यकता होती है। क्लियर। यहां बात करेंगे कि युग्मकों की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आपको युग्मकों की आवश्यकता होगी भाई। क्लियर। यानी मेल और फीमेल की जरूरत होती है। तो बताएंगे नीड गैमेट्स। अब यहां पर आप बताओगे कि गैमेट्स की जरूरत होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं कि जो युग्मक होते हैं बेसिकली वो होते क्या है। मैम गैमेट्स जो हैं वो होते क्या हैं, तो जब हम ये गैमेट्स की बात करते हैं तो गैमेट्स होते हैं टू टाइप्स के, है ना। एक तो होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। एक फीमेल गैमेट होता है बेटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट, यानी कि मादा युग्मक। क्या कहेंगे, मादा युग्मक। अच्छा मादा युग्मक में क्या बनते हैं ये पूछा जा सकता है। एक होता है मादा युग्मक, मादा युग्मक में क्या बनते हैं, अंडाणु। मादाओं के अंदर क्या बनते हैं दोस्त, एग बनते हैं, अंडाणु। मादाओं के अंदर क्या बनते हैं, एग बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। क्लियर। और मैम दूसरे कौन होते हैं, दूसरे होते हैं मेल गैमेट। दूसरे हैं भाई मेल गैमेट जिसको कहा जाता है नर युग्मक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नर युग्मक। और नर युग्मक जो होते हैं इनमें क्या बनते हैं, तो नर युग्मक के अंदर बनते हैं शुक्राणु। नर युग्मक के अंदर क्या बनता है दोस्त, शुक्राणु। तो इस प्रकार के लैंगिक जनन में हमें शुक्राणु यानी स्पर्म्स और ओवम यानी कि एग यानी कि अंडाणु की जरूरत होती है। तो गैमेट्स टू होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको समझना है। क्लियर। गैमेट लिख लेना। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। क्लियर। मेल गैमेट यानी मादा युग्मक, मादाओं में अंडाणु बनेंगे, एग बनेंगे, ओवम बनेंगे। और मेल्स के अंदर क्या बनता है, मेल्स यानी नर में बनते हैं शुक्राणु यानी स्पर्म्स। बात समझ में आई। ठीक है। क्लियर। हाँ मैंने लिख दिया है, गैमेट लिख दिया है। ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और अब हम लोग बात करते हैं अगला हमारा नेक्स्ट डिफरेंस दोनों में। अब देखो जब यहां पर हम लोगों ने देखा कि गैमेट्स की जरूरत ही नहीं है, ना नर चाहिए ना मादा, तो यहां फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। तो पूछा जाता है तो आप लोग लिखोगे कि निषेचन नहीं होता। भाई अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा प्यारे दोस्त, निषेचन नहीं होता है। तो आपको ये भी आएगा कि किस प्रकार के
जनन के अंदर निषेचन नहीं होता, तो आप बताओगे इसमें, तो बताना नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हेयर, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हेयर। तो यहां पर कोई निषेचन नहीं होता, यहां कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हेयर। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, अभी बताऊंगी, पहले यहां लिखो कि यहां पर होता है, ठीक है। तो यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो यहां निषेचन होगा भाई प्यारे दोस्त, यहां पर क्या होगा, निषेचन होता है। तो इस प्रकार के जनन में आपका निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हेयर। तो यहां पर क्या होगा दोस्त, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हेयर। यहां पर आपका जो निषेचन है वो होता है, बिल्कुल होता है। अब बात आती है कि निषेचन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन होता क्या है बेटा, क्लियर, एक बार फिर से समझेंगे निर्भय। भाई समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं हो रही हैं, जल्दी से बताइए। रिप्रोडक्शन के जनक कौन है मैम, रिप्रोडक्शन के ऐसा कोई जनक नहीं है कि जिसको आपको पूछा जाए कि फादर ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब हम लोगों का क्लासिफिकेशन चल रहा था तो जो हमारे R.H. विटेकर है, जिन्होंने 5 जगत प्रणाली दिया था, उन्होंने ही जीवों को अलग अलग से मतलब क्या करा था, प्रजनन के आधार पर, पोषण के आधार पर डिवाइड किया था, क्लियर। तो ऐसा कोई विशेष नाम नहीं है जिसको आपको बताया जाए कि फादर ऑफ रिप्रोडक्शन कौन है, क्लियर, समझ में आ रही हैं चीजें, है ना। अब देखो एक बार फिर से समझाती हूँ, एक बच्चा कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हर इस पृथ्वी पर उपस्थित हर एक सजीव अपनी संतान उत्पन्न करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन की क्रिया हमेशा लिविंग्स में होती है, सजीवों में होती है ना। आपने देखा है चूहों के भी बच्चे पैदा होते हैं, उनकी प्रजाति बढ़ती है, शेर भी बच्चे पैदा करता है, उनकी प्रजाति बढ़ती है। इस पृथ्वी पर जो भी है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो कोई भी जंतु हो, सब अपनी संख्या को, अपनी जनसंख्या, अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो जीवों द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। और प्रजनन 2 तरीके से होता है, अलैंगिक और लैंगिक, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में सिंगल ऑर्गेनिज्म ही क्या कर सकता है, संतान उत्पन्न कर सकता है। और मैम यहां पर 2 जीव मिलकर संतान उत्पन्न करेंगे, 2 ऑर्गेनिज्म यहां पर होंगे। अब यहां पर युग्मकों की आवश्यकता नहीं है, युग्मक होते हैं शुक्राणु अंडाणु, यानी मेल और फीमेल। तो यहां मेल और फीमेल की जरूरत ही नहीं है, यहां पर जरूरत है मेल फीमेल की, ठीक है। यहां पर शुक्राणु भी चाहिए और अंडाणु भी चाहिए। अब यहां निषेचन नहीं होता क्योंकि शुक्राणु अंडाणु का मिलना होता है निषेचन, तो यहां तो निषेचन होगा। अब मैं आपको समझाती हूं कि निषेचन क्या होता है। यहां पर हम थोड़ा सा बीच में समझेंगे निषेचन प्रोसेस को, यानी यहां पर हम समझेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, कि मैम फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये आपको पूछा जाएगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है स्पर्म्स, मैं वैसे ही बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हैं प्यारे दोस्त स्पर्म्स, क्या है, स्पर्म्स, ये शुक्राणु है, ये क्या है दोस्त, शुक्राणु, क्लियर, स्पर्म्स हैं ये, दीज आर स्पर्म्स। अब जब स्पर्म्स आपकी फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं तो फीमेल बॉडी के अंदर होता है एग, ये है एग, ये है क्या, एग यानी कि अंडा, इसको कहते हैं एग। ये फीमेल बॉडी के अंदर बनते हैं एग, ठीक है, ये एग है। तो ये स्पर्म जब इस फीमेल के अंदर जाकर इंसर्ट हो जाएगा, ये स्पर्म जब इस एग के अंदर जाकर अंडा, इसको ओवम भी कहते हैं, ओवम, क्लियर, यानी अंडाणु, इस अंडाणु को जाकर क्या कर देगा, फ्यूज्ड कर देगा, यानी ये स्पर्म जो है इस एग के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इस शुक्राणु का जो केंद्रक है और इस अंडे का जो केंद्रक है, इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, इसी को कहते हैं निषेचन। यानी सिंपली मैं आपको बताऊं तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, ये होता है, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। और जब मैंने आपको बताया कि यहां तो शुक्राणु और अंडाणु की जरूरत ही नहीं है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो यहां फिर फर्टिलाइजेशन क्यों होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु का मिलना।
जब यहाँ ना शुक्राणु है ना अंडाणु, देर इज नो स्पर्म्स एंड ओवम, तो यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास एग भी है और हमारे पास स्पर्म भी है, तो जब एग भी है और स्पर्म भी है तो दोनों आपस में फ्यूज्ड होंगे, दोनों का आपस में मिलन होगा, दोनों के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। तो किस प्रकार के रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा? जहां आपको मेल और फीमेल की नीड होगी, मींस जहां पर स्पर्म और ओवम की नीड होगी। तो यहाँ स्पर्म और ओवम आपको चाहिए तो दोनों आपस में मिलेंगे। दिस फिनोमिना, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्लियर? अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है फर्टिलाइजेशन से, कि फर्टिलाइजेशन जो होता है ये कितने टाइप्स का होता है? तो फर्टिलाइजेशन भी 2 टाइप्स का होता है बेटा। निषेचन की क्रिया 2 तरीके की। मैम मच्छर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या सेक्सुअल सेक्सुअल होगा? मच्छरों में मेल मच्छर होते हैं, फीमेल मच्छर होती है, फीमेल और मेल, और जहां भी मेल और फीमेल होंगे वो दोनों मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो मच्छरों में भी लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग कि मैम फर्टिलाइजेशन के टाइप्स बता दीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको और डिफरेंसेस कराऊंगी। तो अब हम थोड़ा सा यहीं पर बात कर रहे हैं भाई फर्टिलाइजेशन के बारे में। मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ निषेचन की। ठीक है, नर मादा जो आपस में क्या होते हैं, इनके गैमेट्स फ्यूज्ड होते हैं, उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग बताएंगे कि शुक्राणु और अंडाणु का, शुक्राणु तथा अंडाणु है ना, जो अंडाणु होते हैं, शुक्राणु तथा अंडाणु का मिलन, ठीक है, निषेचन कहलाता है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो उसी को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो क्या कहलाता है दोस्त? निषेचन। तो आप लोग बताओगे कि फ्यूजन, आप बताओगे फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन किसको कहेंगे? जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में फ्यूज्ड होंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल के अभी मैंने आपको दिखाया था डायग्राम से। अब चलते हैं आगे की तरफ कि मैम जब ये आप लोगों का शुक्राणु और अंडाणु आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो कितने मेथड से होते हैं, कितने तरीके से? तो फर्टिलाइजेशन हैव 2 टाइप्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं बेटा। तो निषेचन भी 2 प्रकार का होता है, निषेचन भी 2 तरीके से हो सकता है, और ये दोनों मेथड आपको पूछे जाते हैं कि किस तरीके से निषेचन हो सकता है, किसमें कैसे होता है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, किसमें कैसे होता है ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, है ना। शाकिर आज ही कोर्स परचेज किया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, है ना। वंश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखो ये निषेचन भी 2 तरीके का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, बाह्य निषेचन। इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि बिना पढ़ने की दोबारा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसको कहा जाता है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल। एंड सेकंड वन इज आंतरिक निषेचन। दूसरा होता है भाई आंतरिक निषेचन। दूसरा क्या है दोस्तों? आंतरिक निषेचन, जिसको कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो अब एक चीज तो समझ में आ रही है कुछ कुछ हमें कि बाह्य निषेचन जो बाहर होता है और आंतरिक निषेचन जो अंदर होता है। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नली होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो इंटरनली होता है। अब किसमें होता है और कहां होता है ये जानना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं बाह्य निषेचन। ये निषेचन शरीर के बाहर होता है। बेसिकली मैं आपको समझाती हूं होता क्या है कि जब स्पर्म्स और ओवम आपस में मिलते हैं तो ये मिलते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, है ना। मेल अपने स्पर्म्स फीमेल बॉडी में डाल देता है, ठीक है, और फीमेल बॉडी के अंदर ही पहले से एग रखे हुए होते हैं। तो जब मेल ने अपने स्पर्म फीमेल बॉडी में डाले तो जो फीमेल बॉडी के अंदर एग थे उनके साथ वो स्पर्म्स जाकर फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो दैट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा हो, है ना। और जब मेल अपने स्पर्म्स बाहर ही छोड़ दे और फीमेल भी अपने एग जो है उनको बाहर ही छोड़ दे, तो जब दोनों का निषेचन यानी स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज्ड होंगे तो वो बाहर होंगे। बाहर कहां? पानी के अंदर। तो इसको कहते हैं हम लोग
बाह्य निषेचन। तो चलिए आइए लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाह्य निषेचन की। बाह्य निषेचन, भाई ये जो बाह्य निषेचन होता है मींस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जब बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये किसके अंदर होता है और ये कहाँ होता है? तो आप लोग बताओगे कि यह, ठीक है, यह निषेचन, यह निषेचन शरीर के बाहर होता है। अब किसी का भी शरीर हो, है ना, कहाँ होता है दोस्त? शरीर के बाहर, ठीक है। यह निषेचन शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर पानी में होता है। कहाँ होता है बेटा? पानी में होता है। तो ये निषेचन होता है शरीर के बाहर पानी में। तो आपको पूछा जाएगा कि जो निषेचन शरीर के बाहर पानी में होता है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, किस टाइप का है? तो आप लोग बताएंगे कि ठीक है ना। क्लियर? तो आप लोग बताओगे यहाँ पर कि जो निषेचन की क्रिया है ये कहाँ होती है? बेसिकली फीमेल शरीर के बाहर, या आपने देखा शरीर के बाहर होता है, और कहाँ होता है? पानी में होता है। तो आप लोग बताओगे पहला पॉइंट कि इट टेक प्लेस, इट टेक प्लेस, इट टेक प्लेस, ठीक है, आउटसाइड, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी, है ना, इन वाटर। क्लियर? इन वाटर। तो शरीर के बाहर कहाँ होता है? पानी के अंदर होता है। चलिए ये किस में होता है पूछा जाता है, तो इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे कि बाह्य निषेचन किस में होगा। दोस्तों हम बताकर चलते हैं कि बाह्य निषेचन की जो क्रिया है ये होती है मेंढक में। किसमें दोस्त? फ्रॉग के अंदर। तो ये एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना है, स्टार लगा लेना कि निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है ना। आप लोगों को पूछ लेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो आप बताना फ्रॉग में होता है, मेंढक में होता है। दूसरा मछली में, है ना, तो मैं से ही है दोनों, मेंढक और मछली, और एफ से ही है दोनों, फिश एंड फ्रॉग। क्लियर? तो यहां पर दोनों में होता है बाह्य निषेचन। कैसे? जो मछली होती है इसमें मेल और फीमेल होते हैं। भाई मेल मछली क्या करेगी? अपने स्पर्म्स पानी में घेर देगी। फीमेल मछली क्या करेगी? अपने स्पर्म्स पानी में डाल देगी। तो दोनों के स्पर्म और ओवम पानी में चले जाते हैं, और पानी में जाकर दोनों आपस में जो स्पर्म और ओवम है वो मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेल है ना, मान लीजिए ये मेल है, नर है। अब इसके अंदर तो स्पर्म्स बन रहे हैं, तो इसने अपने स्पर्म देखो पानी में डाल दिए, ठीक है, ये डाल दिए इसने अपने स्पर्म्स पानी में। और ये क्या है? ये फीमेल मछली है, ये फीमेल है। अब ये फीमेल भी आएगी और ये भी अपने एग जो है, अपने अंडे पानी में ही रिलीज कर देगी। तो दोनों के जो एग हैं अब वो क्या होंगे? स्पर्म और ओवम पानी में ही दोनों के मिलेंगे। तो मान लीजिए पानी में स्पर्म फ्लोट कर रहे हैं और ये पानी में एग फ्लोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से दोनों पानी में ही क्या हो जाएंगे? फ्यूज्ड हो जाएंगे। पानी में ही स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज्ड। तो यहां पर ये तो निकल लिए स्पर्म रिलीज कर और ओवम रिलीज कर, इनसे अब कोई मतलब नहीं, इनके शरीर के अंदर अब कोई प्रोसेस नहीं होगा, अब सारा प्रोसेस पानी के अंदर ही होगा। एग पानी में ही फर्टिलाइज्ड होंगे, एग जो है, अंडे जो हैं वो पानी में ही निषेचित होंगे। तो यहीं से फिर छोटे छोटे क्या बन जाएंगे? मछली के बच्चे बन जाएंगे। एग से मछली के छोटे छोटे बेबी जो फिश है वो निकलेगी। सिमिलरली मेंढक में भी होता है, मेंढक के अंदर भी ऐसा ही होगा। मेंढक पानी में क्यों जाते हैं? मेंढक पानी में जाते इसीलिए हैं कि अपने एग और अपने जो ओवम है, जो स्पर्म है, उनको रिलीज कर सके। तो मान लीजिए ये क्या है? ये मेल फ्रॉग है, ये क्या करेगा? ये अपने स्पर्म्स पानी में छोड़ देगा। क्लियर? और फिर ये आएगी फीमेल, और ये फीमेल भी क्या करेगी? अपने जो एग हैं उनको पानी में छोड़ देगी। अब दोनों के स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन यहां पानी के अंदर ही होगा। तो यहां पर भी ये क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? समझ में आ गई बात, है ना। डिफ्यूज नहीं होते, नहीं बेटा, क्योंकि इनके एग का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि ये पानी में ही फर्टिलाइज्ड होते हैं। ठीक है? क्लियर? समझ में आ गई बात। हमारी बॉडी में या फीमेल्स में या मैमल्स में ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बॉडी के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसी के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर या ऐसा टेम्परेचर होता है जहां अंडा फ्यूज्ड हो सकता है। अगर हम ये प्रोसेस किसी मेल या मैमल पर अप्लाई करें तो ये नहीं होगा। तो स्पेशली ये किस में होता है? फिश में होता है, और आप बताओगे फ्रॉग में होता है। क्लियर? अब हम लोग बात करने वाले हैं कि मैम जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो किस में होता है। इंटरनल से आपको समझ में आ गया कि ये तो शरीर के अंदर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है, इसको कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, आंतरिक निषेचन। इसको क्या कहेंगे भाई, आंतरिक निषेचन। यानी ये निषेचन शरीर के अंदर होता है। और शरीर के अंदर कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। ये प्रश्न बनता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो बताओगे कि यह निषेचन मादा के शरीर के अंदर है ना, निषेचन मादा के यानी फीमेल बॉडी में होता है, मादा के शरीर के अंदर, शरीर के अंदर भी कहां, शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब, जिसको कहते हैं डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी नली में होता है। ठीक है, डिंब वाहिनी नली में होता है। क्लियर। तो महिलाओं के अंदर होती है फैलोपियन ट्यूब, उसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो दैट्स मीन शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, डिंब वाहिनी में, इसीलिए इसको कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आप बताओगे इट टेक प्लेस, ठीक है, या ऐसे लिखना, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी। क्लियर, इनसाइड द फीमेल बॉडी। और फीमेल बॉडी में भी कहा, इन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इन फैलोपियन ट्यूब। तो कहां होगा दोस्त, फैलोपियन ट्यूब में होगा। समझ में आ गई बात। अब फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, या ये किसके अंदर होता है, पहले लिख लीजिए एग्जाम्पल, फिर समझाती हूँ किसमें होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए पहले, क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल आएगा। तो यहां पर हमने बात करी बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स होती हैं इनमें जो एग बनते हैं, पक्षी, तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। जितने भी सरीसृप होते हैं, सांप, छिपकली, कोबरा, रेप्टाइल कहते हैं इनको, तो इनके अंदर भी जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल होता है। क्लियर। और जितने भी आपके स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी बोले तो मैमल्स, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब अंडे नहीं देते बच्चे, ये दोनों तो अंडे देंगे, तो इनमें भी होगा, बट जो बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनको कहते हैं हम लोग क्या, स्तनधारी। तो स्तनधारी जो होते हैं मैमल्स, इनके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लाइक अस, हमारे तरह, हम इंसान मैमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है। अब देखो, हम जब बात करते हैं यहां पर कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में है, ठीक है, तो बेटा हमारे अंदर ना एक ऐसे ट्यूब होती है, ये फीमेल के अंदर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, ये। तो ये जो मैं रेड कलर से बना रही हूं, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है। ये जो मैं रेड कलर से बना रही हूं, दिस इज आर फैलोपियन ट्यूब। ये हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, और ये यहाँ पर ओवरी है, ये यहाँ पर ओवरी है हमारी, अंडाशय। क्लियर। और ये है हमारा यूट्रस, जहां पे बच्चे का विकास होगा 9 महीने तक। ठीक है, तो एग यहां बनता है और ये एग यहां से निकलकर यहां आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स जाते हैं इस तरीके से। तो ये स्पर्म्स ऐसे जाकर इस तरीके से यहां इस ट्यूब के अंदर फ्यूज होते हैं अंडे से। तो ये स्पर्म्स इस तरीके से इस ट्यूब में जाकर फर्टिलाइज हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर इस ट्यूब में हो रहा है। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो ये है फैलोपियन ट्यूब। इसी को कहा जाता है अंड निषेचित या डिंब वाहिनी नली का। तो ये प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना। हाँ, अब जब कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी फीमेल में नेचुरली नहीं हो पाता, मतलब एग और स्पर्म्स आपस में मिल नहीं पाते, तो फिर उनका किया जाता है क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। आईवीएफ हम लोग बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी ऐसी ही एक ट्यूब बनाई जाती है लैब के अंदर, उसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराकर जो जाइगोट बना उसको महिला के शरीर में डाल दिया जाता है। वो प्रेगनेंसी नेचुरली होगी, फिर मतलब बच्चा नेचुरली ही पलेगा, जैसे 9 महीने तक माँ के पेट में पलता है। बट आप लोगों को याद रखना है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एक ट्यूब में कराया जाएगा, यानी लैब में कराया जाएगा एक ट्यूब में। ये तो हमारी बॉडी में है, तो ऐसी एक ट्यूब बाहर लैब में आर्टिफिशियली लेकर उसमें फर्टिलाइजेशन कराकर फीमेल बॉडी में उस जाइगोट को डाल दिया जाएगा, जिससे उसका विकास 9 महीने तक यही होगा माता के पेट में। उसको कहते हैं आईवीएफ टेक्निक। क्लियर।
अब एक बच्चा कह रहा है मच्छर में भी जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, मैंने आपको बताया था अभी अभी, ठीक है। मच्छर जो होता है, मच्छर इंटरनल होता है इंसेक्ट्स के अंदर भी, मच्छर मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो, तो इसमें भी क्या होगा, इंटरनल होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से चीजें आपको पूछी जाती हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉलेज टॉप कर लेती है अगर मैं कॉलेज में होती, हाँ चलो कोई बात नहीं, अब कर लेना, एग्जाम टॉप कर दो। कॉलेज टॉप करने से तो कुछ नहीं हो रहा, एग्जाम टॉप करने से बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो मैंने आपको यहाँ पर अभी भी बताया था ये पॉइंट कि लैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता और लैंगिक जनन में निषेचन होता है। निषेचन से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब वापस से हम यहाँ पे 3 डिफरेंसेस कर चुके हैं, अब मैं चौथा डिफरेंसेस आपको यहां से बताना शुरू करूंगी, क्योंकि बीच में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था फर्टिलाइजेशन। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमें यही पढ़ने थे, क्योंकि आगे हम इस पॉइंट को अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे, तो यही मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर करा दिया, फर्टिलाइजेशन। अब हम फिर से बात कर रहे हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन की ही। तो अलैंगिक जनन में जो चौथा डिफरेंस है, जो कि आपको बहुत ज्यादा पेपर में आया है, तो आप लोग बताओगे कि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं, कम विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अलैंगिक जनन में कम विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ये पूछा गया है कई बार, ठीक है, कम विभिन्नताएं, ठीक है, कम विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, कम विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो बताओगे हैव लेस वेरिएशंस, तो यहां पर वेरिएशंस जो मिलती हैं वो लेस होती हैं, कम होती हैं। अब वेरिएशन क्या होती है अभी समझाऊंगी, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जो लैंगिक जनन होता है इसमें अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लैंगिक जनन में अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। समझ में आ गई बात। तो यहां पर अधिक विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। अब मैम विभिन्नताएं क्या होती हैं, तो अब समझना है आपको। तो यहां पर क्या होता है, हैव मोर वेरिएशंस, तो यहां पर ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, मोर वेरिएशंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम इंसान कैसे पैदा हुए, हम लैंगिक जनन से पैदा हुए हैं या हम अलैंगिक जनन से पैदा हुए हैं? मैं एक बार ये कम कर दूं ऐसे, हाँ बताओ, तो हम लोग कैसे पैदा हुए हैं ये बताओ। हम लोग लैंगिक जनन से पैदा हुए हैं या अलैंगिक जनन से पैदा हुए हैं, बताओ। तो हम लोग क्या है, हम तो भाई स्पर्म और ओवम से फ्यूज होकर पैदा हुए हैं, तो हम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या हुए हैं बेटा, पैदा हुए हैं, ठीक है, क्लियर। डायग्राम अच्छे से बनाओ बेटा, डायग्राम में क्या दिक्कत आ गई ये बताओ, डायग्राम में क्या दिक्कत आ गई बताइए, डायग्राम अच्छे से बनाओ। इस चीज को समझी नहीं हूं मैं कि किस तरीके से अच्छे से और डायग्राम बनाए जाएंगे, ये बताओ, डायग्राम और किस तरीके से अच्छे से बनाए जाएंगे ये बता दीजिए बेटा, ठीक है, फटाफट से बताओ। डायग्राम थोड़ी ना ड्रॉ करने के लिए आएंगे, डायग्राम तो आपको सिर्फ छापने के लिए आएंगे, मतलब समझने हैं आपको सिर्फ पेपर के अंदर, डायग्राम थोड़ी ना ड्रॉ करने के लिए आएंगे। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब चलते हैं हम आगे की तरफ और बात करते हैं यहाँ पर कि वेरिएशंस क्या होती हैं। तो बेटा आपने देखा है कि अगर हम हमारे मम्मी पापा एक ही हैं, तो अगर किसी मम्मी पापा के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो क्या तीनों सेम टू सेम एक जैसे होते हैं क्या ये बताओ। तीनों की शक्ल एक जैसी, तीनों की हाइट एक जैसी, तीनों बात करेंगे तो एक साथ, तीनों रोएंगे तो एक साथ, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, क्लियर। ये सिर्फ क्या होता है बेटा, फिल्मों में होता है ना। तो आप होता क्या है कि जब लैंगिक जनन होता है तो यहां पर 2 डीएनए एक्सचेंज होते हैं। तो देखो एक पिता का डीएनए आएगा हमारे अंदर, फादर, ठीक है, तो आधा डीएनए किसका आता है, फादर का आता है, और आधा डीएनए किसका आता है बेटा, मदर का आता है ना, माता। आधा डीएनए किसका आएगा, मदर का आएगा, माता का आएगा। तब इन दोनों डीएनए के मिलने से क्या होगा, हम बनते हैं बेटा। तब इन दोनों डीएनए के मिलने से क्या होता है, मैं इसको बना देती हूँ पिंक, जिससे अच्छे से आपको समझ में आए। तो ये 2 तरीके के डीएनए हैं, इन दोनों डीएनए के कॉम्बिनेशन से बने हैं हम, इन दोनों डीएनए के कॉम्बिनेशन से हम बने हैं प्यारे दोस्त। तो हमारे अंदर आधा गुणसूत्र या आधा डीएनए पिता का है और आधा डीएनए हमारे अंदर माता का है,
ठीक है, तो हम लोगों में क्या है, हम लोगों में दोनों के क्या है, डीएनए के गुण आए हैं। हमारे अंदर आधे मतलब जब भी किसी बच्चे का निर्माण होता है तो आधे गुणसूत्र पिता से लेता है, आधे गुणसूत्र माता से। दैट्स मीन आधा डीएनए हमारे अंदर पापा का है, आधा डीएनए मम्मी का, दोनों डीएनए मिक्स होकर हम बने हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर थोड़े से गुण इनके, थोड़े से गुण इनके, दोनों के गुण होते हैं। तो हम में वेरिएशन पाई गई, हमें तो क्या हुआ, वेरिएशन पाई गई है। इसीलिए तो अलग अलग खानदानों में शादी की जाती है, इसीलिए तो कभी भाई बहनों की शादी नहीं की जाती, क्योंकि फिर तो सेम ही डीएनए हो जाएगा, फिर वेरिएशन कैसे आएगी जीवों में, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि अलग अलग डीएनए मिलकर लैंगिक जनन में क्या होता है, अलग अलग डीएनए मिलकर एक बालक का निर्माण करते हैं, जिससे उसमें दोनों के गुण आते हैं, यानी कि वो उसमें क्या आती है, वेरिएशन देखने को मिलती है, विभिन्नता। यहां पे क्या होता है कि यहां पर एक ही जीव संतान उत्पन्न करता है, तो एक ही जीव का जो डीएनए है उसी डीएनए से टूटकर दो जीव बनते हैं। तो यहां तो वेरिएशन आपको कम ही देखने को मिली, यहां तो इसी डीएनए के गुण आ गए दोनों में, यही डीएनए इसी की प्रॉपर्टीज आ गई दोनों में। तो यहां पर विभिन्नताएं कम होती हैं, वेरिएशन कम होती हैं, और यहां वेरिएशन ज्यादा होती हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। अब चलें आगे की तरफ, है ना। मच्छर भी तो अंडे देते हैं ना, वो भी पानी में। मच्छर पानी में अंडे देंगे, लेकिन वो अंडे जो होते हैं, ऐसे तो पक्षी भी अंडे देते हैं बेटा, ऐसे तो पक्षी भी अंडे देते हैं। तो होता क्या है कि मच्छर और जो मेल फीमेल और फीमेल फीमेल, जो फीमेल है मॉस्किटो और मेल मॉस्किटो, दोनों के अंदर पहले सेक्सुअली क्या होता है, इंटरकोर्स होता है। उसके बाद दोनों के जो मादा मच्छर उसके शरीर में जो फर्टिलाइजेशन होता है, और वो फिर अंडे देती है पानी पर, ये होता है। जैसे पक्षियों के शरीर में फर्टिलाइजेशन अंदर ही होगा फीमेल में, और फिर वो एक अंडा पैदा करेगी, वो अंडे का विकास बाहर होता है, फर्टिलाइजेशन तो शरीर के अंदर ही हो जाता है, निषेचन तो शरीर के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं यहां पर, ये आपको समझ में आ गई प्रोसेस। तो वेरिएशन किसमें हो गई बेटा, इसमें। वेरिएशन किसमें ज्यादा होती है, यहाँ। तो देखो यहाँ एक ही जीव का डीएनए, क्योंकि सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज होता है यहाँ पर, उसी का डीएनए दो हिस्सों में बट गया, तो जो प्रॉपर्टीज डीएनए में वही प्रॉपर्टी सेम यहाँ गई। तो यहाँ पर वेरिएशन आपको नहीं मिली, या बहुत कम विभिन्नताएं देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी मिल रही है, और दोनों के डीएनए बच्चे में जा रहे हैं, तो बच्चे में वेरिएशन आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं आपको बताती हूं कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किसमें है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि किसके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर उदाहरण की, एग्जाम्पल की। ठीक है, तो देखो, जब भी आपको पूछे कि अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो बेटा ये पादपों में भी होता है और ये जंतुओं में भी होता है। ठीक है, जंतु में भी और पादप। जंतु कौन से होते हैं, निम्न वर्ग के जंतु, निम्न वर्ग के जंतु, क्लियर, लोअर कैटेगरी के, निम्न वर्ग के जो जंतु होते हैं, लोअर कैटेगरी के जो एनिमल है। ठीक है, लोअर एनिमल्स के अंदर होता है। लोअर एनिमल्स जैसे मैं अभी बताऊंगी, हाइड्रा हो गया, है ना, आप लोगों का हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, युगलीना हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनमें अभी हम लिखेंगे भी। और ये किस में होता है, तो ये आप लोगों का प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो कुल मिलाकर दोनों में होगा बेटा, किस किस में, प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। एनिमल कौन से होंगे, लोअर कैटेगरी वाले। लोअर कैटेगरी वाले एनिमल, जैसे मैं यहां लिख दूं आपको, अमीबा, अमीबा में होता है। तो अमीबा कैसा जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अमीबा में अलैंगिक जनन। दूसरा मैम युगलीना, हाँ जी भाई, युगलीना जो होता है इसमें भी अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, जो युगलीना होगा इसमें भी अलैंगिक जनन। कभी आपको पूछ ले जीवाणु, बैक्टीरिया, तो जीवाणु में भी यही जनन होता है। अभी बताऊंगी कैसे कैसे होता है, ये पूछा जाता है, बैक्टीरिया में भी यही। चौथा प्लाज्मोडियम, जो हमारे अंदर मलेरिया करता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ होता है उसमें भी यही होता है, प्लाज्मोडियम। तो इन सभी के अंदर क्या होगा, अलैंगिक जनन। और अगर मैं यहां लिख दूं 5वें नंबर पर, तो स्पंज, स्पंज जो होते हैं, स्पंज भी जंतु हैं एक तरीके के, है ना, तो इनमें भी यही जनन होता है। तो इनमें से कुछ भी पूछे तो ये एसेक्सुअली अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें नर और मादा नहीं बनते, ये सिंपली क्या करते हैं, अपने अंदर से अपने केंद्रक को तोड़कर ही
नया जीव बना देते हैं। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन किसके अंदर होता है, तो लैंगिक जनन भी पौधों में होता है, ये भी प्लांट्स में होता है। और कौन से पौधों में होता है, जो पुष्पीय पौधे होते हैं बेसिकली उनमें, है ना। वैसे याद रखना ये पौधों में अधिकतर किस में देखने को मिलता है, अधिकतर पुष्पीय पौधों में, है ना, अधिकतर किसमें, पुष्पीय पौधों में। ठीक, तो यानी फ्लोरिंग प्लांट जो होते हैं ये उनके अंदर देखने को मिलता है, फ्लोरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है। क्लियर, चलो। और मैम और किसमें, तो ये जंतुओं में भी, तो ये उच्च वर्ग के जंतुओं में भी होता है, उच्च वर्ग के जंतुओं में। अब उच्च वर्ग के जंतु जैसे कि हम हैं, जैसे कि पक्षी है, जैसे कि आपका सांप है, छिपकली है, उच्च वर्ग के जंतु, तो ये हायर प्लांट्स के अंदर भी होता है। किसमें होता है, हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स में भी होता है। हायर एनिमल्स में कौन आते हैं भाई, जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी कि आप देख लो कि भाई मछली हो गया उसमें भी होता है, ठीक है, केंचुआ हो गया उसमें भी होगा, ठीक है, और आप बताओगे जो मानव होगा उसमें भी होगा, आप बताओगे पक्षी होंगे उसमें भी होगा। तो इस तरीके से अलग अलग हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, फिश में भी होगा। क्लियर, आपने देखा कि अर्थवॉर्म में भी होता है, अर्थवॉर्म में भी मेल और फीमेल की तरह, अर्थवॉर्म का तो एक ही शरीर है, मेल और फीमेल की तरह काम करता है, यानी जहां भी मेल और फीमेल की जरूरत पड़े वो लैंगिक जनन है ना। हमारे अंदर भी होता है, ह्यूमंस के अंदर भी। क्लियर, ह्यूमंस में भी होगा, और भाई बर्ड्स में भी होगा, स्नेक्स में भी होगा, मेंढक में भी होगा, मतलब आप समझ गए होंगे जिनमें भी मेल और फीमेल बनते हैं उसमें ये आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मस्कीटो में भी होगा, कीटो में, ठीक है, क्लियर है ना। पैरामीशियम होगा या नहीं, बिल्कुल होगा बेटा, पैरामीशियम बिल्कुल होगा, पैरामीशियम मैं अभी बताऊंगी ये सारी चीजें, तो पैरामीशियम में भी बिल्कुल होगा, ठीक है, पैरामीशियम जो होगा उसमें भी बिल्कुल होगा। तो अब चलो, अब यहां से मैं आपको बताती हूं, ये हो गए एग्जाम्पल। अब देखो, ये जो अलैंगिक जनन होता है ना, इसके कुछ मेथड्स होते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है ये कुछ विधियों द्वारा होता है। अब ये विधियां बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है, ये विधियां बहुत ज्यादा पेपर में आती हैं। बेटा ये अंडे नहीं देते हैं इंसान, इसीलिए हम किस में नहीं आते, हम ओवी पोरस में नहीं आते, हम वीवी पोरस में आते हैं। हम अंडे नहीं दे सकते क्योंकि हमारे अंदर जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होकर अंगों में अपने आप को डिवाइड करता है, जिससे एक बालक का निर्माण होता है। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि ये अलैंगिक जनन कई विधियों से होता है, अलग अलग तरीके से होता है अलैंगिक जनन। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। अब हम पढ़ेंगे भाई अलैंगिक जनन की विधियां, जो अलैंगिक जनन होता है ना इसकी विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेथड्स के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से हो सकता है, ये मेथड्स बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में, ये विधियां आपको बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में आती है। तो अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में बात करें तो सबसे पहली विधि है बाइनरी फ्यूजन, बहुत बार आया है पेपर में बाइनरी फ्यूजन, कि भाई बाइनरी फ्यूजन जो है ये किस में होता है, जिसको कहते हैं हम लोग द्विविखंडन। तो द्विविखंडन किस प्रकार के जनन की विधि है, ऐसे पूछ लेगा, तो द्विविखंडन अलैंगिक जनन का ही भाग है। द्विविखंडन किसका पार्ट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट ही होता है बाइनरी फ्यूजन। अच्छा मैम बाइनरी फ्यूजन किस किस में होता है, क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो मैंने जो बताया था आपको, जीवाणु बैक्टीरिया ये ऐसे ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, तो बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन द्वारा ही। बैक्टीरिया सेक्सुअली और एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअली अभी बताया ना कि अलैंगिक जनन होता है जीवाणु के अंदर, अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है बैक्टीरिया में, बाइनरी फ्यूजन होता है बैक्टीरिया के अंदर। दूसरा जो मैंने अभी बताया था अमीबा, अमीबा के अंदर भी यही होता है प्यारे दोस्त, अमीबा भी आपको इसी मेथड द्वारा रिप्रोड्यूस करता दिखेगा। इसी मेथड के अंदर पैरामीशियम भी नजर आएगा, पैरामीशियम, इसी मेथड से जो पैरामीशियम होता है वो भी अपने आप को रिप्रोड्यूस कराता है, पैरामीशियम। इसी मेथड से युगलीना अपने आप को रिप्रोड्यूस कराता है, युगलीना,
है ना। युगलीना भी इसी मेथड से अपने आप को रिप्रोड्यूस कराएगा। और इसी मेथड से जो लीशमेनिया होता है, लीशमेनिया, क्लियर, लीशमेनिया, ये भी एक प्रोटोजोआ है बेटा, लीशमेनिया, ये भी अपने आप को इसी मेथड से रिप्रोड्यूस कराता है, लीशमेनिया। ये सब एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से ये सारे जंतु किस विधि द्वारा जनन करते हैं, बाइनरी फिजन। अच्छा मैम, बाइनरी फिजन होता क्या है? एक जीव का केंद्रक दो भागों में टूट जाता है और एक जीव दो हिस्सों में बढ़ जाता है। लाइक ये अमीबा है, समझो ये अमीबा है भाई, ये अमीबा है। अब ये है इसका न्यूक्लियस, ये क्या है, अमीबा का केंद्रक है, न्यूक्लियस। अब ये क्या करेगा कि इसका जो न्यूक्लियस होगा वो दो हिस्सों में टूटना शुरू हो जाएगा, है ना। कैसे, देखो, अब देखो इसने, अमीबा ने क्या किया, अपने इसका जो न्यूक्लियस था वो दो हिस्सों में टूटना शुरू हो जाएगा। इसका न्यूक्लियस ऐसे से ऐसे फैलकर ऐसे दो हिस्सों में टूटना शुरू हो जाएगा। और एक कंडीशन ये आएगी कि जब इसका जो न्यूक्लियस है वो दो हिस्सों में टूट जाएगा और पूरा साइटोप्लाज्म भी अलग, यानी ऐसे इससे दो अमीबा बन जाएंगे इस तरीके से, एक केंद्रक यहाँ गया, एक केंद्रक यहाँ गया। तो ये होता है बाइनरी फिजन। ये है बाइनरी फिजन कि भाई एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस था वो टू पार्ट्स में टूटा और दो पार्ट में टूटकर ऐसे दो नए अमीबा बन गए। तो ये पेरेंट अमीबा है, ये पितृत अमीबा है और ये नए डॉटर अमीबा है। तो देखा आपने, यहाँ ना नर की जरूरत पड़ी ना मादा की, एक ही अमीबा ने अपने जैसे दो अमीबा बना दिए। ऐसे ही बैक्टीरिया में होता है, ऐसे ही प्यारे दोस्त किस में होता है, आप बताते हो, इन सभी के अंदर ऐसे ही होता है। तो जहां पर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कराता है, किस किस मेथड से, बाइनरी फिजन से। तो ये होता है आप लोगों का क्या, असेक्सुअल का ही पार्ट, जिसको कहते हैं हम द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। बात समझ में आई? ठीक। अब कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि अलैंगिक जनन की ही दूसरी विधि से मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगी। अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हम लोग करेंगे, तो कल मैं आपको जो दूसरी विधि कराऊंगी ये होगा मुकुलन। बहुत ज्यादा बार पेपर में आया है, बडिंग किसमें होता है, हाइड्रा में और ईस्ट में। तो कल हम बडिंग कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या करा रही होंगी, उसके बाद हम लोग कर रहे होंगे बेटा बहुविखंडन, ठीक है, बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन। मैं आपको कराऊंगी मल्टीपल फिजन, कई बार आया है मल्टीपल फिजन आपको पेपर में, ठीक है। जो वो होता है प्लाज्मोडियम, वो ऐसे ही करता है मल्टीपल फिजन, ये पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे वनस्पतिक प्रसार। ये किस में होता है, पौधों में होता है, वनस्पतिक प्रसार, क्लियर, जिसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत ज्यादा आता है पेपर में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्लियर। इसके बाद जो पांचवी विधि मैं आपको पढ़ाऊंगी ये होगा खंडन। पांचवी विधि हम पढ़ेंगे खंडन, जिसको कहेंगे फ्रैगमेंटेशन, क्लियर, फ्रैगमेंटेशन ये होगी। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी एक और विधि जिसको कहेंगे पुनर्जनन, यानी कि रीजनरेशन। तो कल की क्लास में हम इन मेथड्स पर काम कर रहे होंगे। कल की क्लास में ये सारी अलैंगिक जनन की विधियां हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और ये आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो कल इनके बारे में और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। आज हमने एक ही विधि पढ़ी है, अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन, ठीक, क्लियर। तो उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आई होंगी। अमीबा युगलिना ये है क्या, ये बेटा एक तरीके के यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक तरीके के एक कोशिकीय जंतु हैं, पानी में रहते हैं, एक कोशिकीय जंतु हैं। कल इनके बारे में बताऊंगी आपको, कल इनका मैं डायग्राम भी दिखाऊंगी आपको, अमीबा युगलिना पैरामीशियम का, ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, जितना पढ़ाया है उतने अच्छे से समझना। छिपकली की पूंछ होती है बस पुनर्जनित, छिपकली में नहीं होता, छिपकली में तो लैंगिक जनन होता है। बताएंगे इस कॉन्सेप्ट को भी, ठीक है, सारे डाउट क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे अब कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।